Hello everyone. Today we are going to see about kinds of meetings. DL मध्ये आपण खूप पुढे आलोय, म्हणजे जवळपास थर्ड युनिट मी तुम्हाला सांगितलं की आपला आज उद्या संपेल. तर इथे आपण बघतोय की काइंड्स ऑफ मीटिंग्स मध्ये तुम्हाला मीटिंग्सचे टाइप्स दिलेले आहेत. बऱ्यापैकी तुम्हाला इथे डायग्राम मध्ये दिसत असतील की शेअर होल्डर्स मीटिंग आहे, डायरेक्टर मीटिंग आहे, क्रेडिटर्स आहे. तर यामध्ये आपल्याला जनरली मीटिंग म्हणजे काय याच्याबद्दल तुम्ही ऐकलेलं आहे किंवा तुमच्याही मीटिंग्स असतात, भरपूर मीटिंग्स तुम्ही करता, बरोबर की नाही? टीचर्सच्या मीटिंग असतात किंवा जे काही अथॉराइज पर्सन्स आहेत त्यांच्या मीटिंग्स होतात. तर मीटिंग म्हणजे टाइमपास नसतो, हे एकदा लक्षात घ्या. तुम्हाला असं बऱ्याचदा वाटतं की मीटिंग म्हणजे नथिंग, काय नसतं, त्याचं इम्पॉर्टन्स काय आहे. तर इथे आपण बघू शकतो की जेव्हा तुम्ही एखादी कंपनी चालवताय, कंपनीचे ओनर आहात, तुम्ही मॅनेजमेंटच्या ग्रुपमध्ये आहात, डायरेक्टर बॉडीमध्ये आहात, तर तुम्हाला अशा बऱ्याचशा मीटिंग्स अरेंज कराव्या लागतात. मग त्या मीटिंग्स अरेंज करताना तुम्हाला काय काय प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागू शकतात किंवा लीगल रूल्स रेग्युलेशन्स कुठले फॉलो करणं नेसेसरी आहे. मग त्यामध्ये शेअर होल्डर्स आहेत की कंपनीमध्ये जे शेअर्स गुंतवणूक करतात, तर त्या लोकांसाठी कशा टाईपच्या मीटिंग्स घेतल्या जातात. डायरेक्टर्स असतील तर डायरेक्टर्सला कुठले राईट्स आहेत की ते कुठल्या टाईपच्या मीटिंग्स घेऊ शकतात, किंवा क्रेडिटर्स जे आहेत तर क्रेडिटर्स मध्ये मग डिबेंचर होल्डर्स असतील किंवा आणखी अदर पर्सन्स असतील तर त्यांच्या मीटिंग्स घेण्यासाठी काय लिमिटेशन्स येतात. असं नाही की आपण ठरवतोय माझी कंपनी आहे आणि मग मी ठरवणार आहे की कशा पद्धतीने मीटिंग्स घ्यायच्या, तर असं चालत नाही. आपण एओए स्टडी केला, एमओए स्टडी केला, तर जे काही ऍडमिनिस्ट्रेशन असतं, ऍडमिनिस्ट्रेशनचे साठी तुम्हाला काही रूल्स आणि रेग्युलेशन्स ज्यामध्ये दिले जातात, दॅट इज कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन. हे आपण मागच्या 1-2 लेक्चरला पाहिलेलं आहे. तसं इथे सुद्धा तुम्हाला अॅन्युअल जनरल मीटिंग आहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आहे, स्टॅट्युटरी मीटिंग्स आहे, तुम्ही डायग्राम मध्ये बघू शकताय. तर आपण एक जनरल त्याचा ओव्हरव्ह्यू बघणार आहोत. तुमचं गुड लक आहे की तुम्हाला डीप मध्ये यावर्षी क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करायचा नाहीये. अदरवाईज तुम्हाला हे इन डिटेल सगळं लिहावं लागलं असतं. तिथे एमसीक्यू मुळे तुम्हाला जस्ट त्या मीटिंग्स कशा अरेंज केल्या जातात, त्यासाठी नोटीस बिफोर किती दिवस तुम्हाला अगोदर देणं गरजेचं आहे, त्यासाठी डेट अँड टाइम कशा पद्धतीने फिक्स केली जाईल. असं आहे का की मला अमुक एका हॉटेलला बसणं आवडतं आणि मग मी त्या हॉटेलला जाऊन मीटिंग करेल, असं चालेल का? नाही. त्यासाठी सुद्धा आपल्याला काही लिमिट्स दिले जातात. मग आता आपण इथे बघू शकतो बघा की आपण फर्स्ट बघूया शेअर होल्डर्स मीटिंग. आता शेअर होल्डर्स मीटिंग्स म्हणजे काय? दिस मीटिंग इज टू बी हेल्ड बाय एव्हरी कंपनी लिमिटेड बाय शेअर्स और लिमिटेड बाय गॅरंटी अँड हॅव्हिंग अ शेअर कॅपिटल. स्टॅट्युटरी मीटिंग्स ज्या आहेत त्यासाठी तुम्हाला शेअर कॅपिटल्स कशा पद्धतीचे असले पाहिजेत, किंवा ऑब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग इज टू अक्वेंट द मेंबर्स विथ मॅटर्स अरायझिंग आउट ऑफ द प्रमोशन अँड फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. नो स्टॅट्युटरी रिक्वायरमेंट अंडर ऍक्ट 2013. आता यामध्ये तुम्हाला कुठल्या गोष्टींवर चर्चा केली जाईल. बऱ्याचदा असं होतं की आपण एका कामासाठी जातो आणि चर्चा काहीतरी वेगळीच करून येतो. त्यात तशाही मीटिंग्स होतात, तुम्हाला माहितीये. तर इथे आपण बघू शकतोय की ह्या स्टॅट्युटरी मीटिंग्स ज्या आहेत तर ह्या नक्की त्याचं मिनिंग काय आहे. तर तुम्ही बघू शकता, मी तिथे मिनिंग पण लिहिलेलं आहे की तुम्हाला लॉ काय सांगतो, कायदा काय सांगतो. आपण जसं म्हणतो ना, हे कायद्यात बसत नाही, तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं? कारण की आपण काहीतरी रूल्स बनवलेले आहेत ऍज पर लॉ. जसं मी तुम्हाला प्रत्येक ऍक्ट सांगितला, तुम्ही जर घटना वाचली तर तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीसाठी एक ऍक्ट दिलेला असेल. म्हणून इथे सांगितलंय की स्टॅट्युटरी मीटिंग्स ह्या त्या पद्धतीच्या आहेत की जे मेंबर्स आहेत तर ते मेंबर्स, त्या मीटिंगचा ऑब्जेक्ट काय आहे की जे काही मॅटर्स तुमच्याकडे आलेले आहेत त्या रिलेटेड तुम्हाला काय करायचंय, डिसिजन द्यायचा आहे. आणि त्यासाठी त्यांनी दिलंय की अंडर रिक्वायरमेंट अंडर ऍक्ट 2013. ओके. नेक्स्ट थिंग इज दैट एनुअल जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग में आपको बताया एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड ईयरली एनुअल जनरल मीटिंग. एनुअल का मीनिंग ये आपको पता है. एनुअल मतलब क्या है कि साल में एक बार हम लोग ये मीटिंग ले सकते हैं.
In addition to any other meeting held by the company, this meeting enables the shareholders with the opportunity to exercise their powers of control, to place their views and seek clarifications on matters that may not have convinced them. दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स इस मीटिंग के दौरान क्या करेंगे, उनके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो वो लोग क्या करेंगे कि उनके पावर्स क्या है, उनके व्यूज क्या है, इसका क्लेरिफिकेशन या कोई भी मैटर पे अगर डिस्कशन हो रहा है तो उस मैटर के ऊपर उनका व्यू क्या है, तो वो प्रेजेंट करने के लिए आपको एक एनुअल जनरल मीटिंग का लेना बहुत जरूरी है। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर उन्होंने बताया द फर्स्ट जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 9 months ऑफ क्लोजिंग फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपको पता है ना फाइनेंशियल ईयर का ये होता है, फिनिश होता है, तो इस दौरान आपको क्या करना है कि 9 months के अंदर, मतलब 9 months क्लोज होने से पहले आपको क्या करना है कि एक एनुअल जनरल मीटिंग लेनी है। ओके, बहुत सिंपल और सादा सा, इसमें बहुत आपको एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या है। हमें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बहुत शॉर्ट में आपको उसका ओवरव्यू पता होना जरूरी है। एमसीक्यू जब भी आपको इस पे क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट the provisions relating to this meeting may be summarized as follows. अभी annual general meeting का short form दिया AGM. AGM must be held once a year, मतलब पूरे साल के अंदर हमें एक ही बार लेनी है। The gap between two consecutive AGMs cannot be more than 15 months. अभी 12 months का एक ईयर है, तो इसका जो भी टाइम पीरियड है कि 15 months के बाद अगर आप ले रहे तो इट इज नॉट अ valid time. So the registrar of companies may extend the time for holding the AGM by not more than 3 months. एक्सटेंड भी अगर आप कर रहे हो, मतलब कि 9 months के दौरान तो आपको ये मीटिंग लेनी है, 9 months से अगर आपने एक्सटेंड भी किया तो एक्सटेंशन पीरियड कितना होना चाहिए, मैक्सिमम नॉट मोर देन 3 months। मतलब यहाँ पे पूरे साल के अंदर 12 months के अंदर एक बार ये मीटिंग होना बहुत बहुत जरूरी है। Okay, next thing is that at least 21 days notice of the meeting in writing must be given to every member of the company. That is most important. Because of why? क्योंकि without notice अगर कोई भी मीटिंग ली जाती है, वहां पे कोई राइटिंग नहीं है, मतलब कि रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास कि अभी मीटिंग होने वाली है। बहुत बार ऐसे होता है, हम लोगों को जो लोग पसंद है उनको हम बुलाते, फोन कॉल करेंगे, उनको मैसेज डालेंगे, और बहुत बार हम क्या करेंगे, किसी एक को बोलेंगे कि कॉल लगता ही नहीं है, इसकी वजह से आपको पता नहीं चला, तो हमने आपको मीटिंग में, मतलब आपका आना नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि जो फेवरेबल पर्सन है, अगर मैंने मीटिंग रखी है तो ऐसा मैं कर सकती हूँ क्या कि किसी दो स्टूडेंट को मैंने मीटिंग की नोटिस दे दी और बाकी लोगों को बताया कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो आपको नहीं मैं भेज सकती, ऐसा नहीं हो सकता। तो मीटिंग के दौरान भी ऐसी ही प्रोविजन की जाती है कि 21 डेज बिफोर, मतलब कि रिटर्न अगर आपको नोटिस में कोई भी डॉक्यूमेंट मिलता है तो जो कंपनी मेंबर्स है उनको क्या होता है कि वो नोटिस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अवेयर कर देते हैं। The notice must specify the date, place, time of the meeting. अभी रिटर्न डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा, तो जैसे आपको नोटिस देते हैं ना हम लोग कभी कभी व्हाट्सएप पे कि आपका एग्जाम कब है, तो डेट फिक्स की जाती है, प्लेस तो आपको पता है आपके कॉलेज के अंदर ही है, टाइमिंग पीरियड भी आपको दिया जाता है। वैसे ही अगर मीटिंग के लिए आपको ये रिटर्न नोटिस भेजते हैं तो उसके लिए डेट फिक्स करनी है, बिफोर 21 डेज आपको ये डॉक्यूमेंट क्या करना है, सेंड करना है जो कंपनी मेंबर्स है उनके लिए। ओके, shorter days of notice may be given with the consent of at least 95% of members entitled to vote at the meeting. अभी हम बहुत बार बोलते हैं, हम अभी भी लेक्चर ले रहे हैं, आपको पता है ये आपके लिए प्रोविजन है। अगर स्टार्टिंग में आपके कितने बच्चे थे, 54 55 स्टूडेंट्स क्या होते थे, अटेंड करते थे मीटिंग। अभी बहुत सारे बच्चे 50% बच्चे तो अटेंड ही नहीं कर रहे। तो ये जो भी चल रहा है, ये जो भी शेड्यूल है, तो उसके लिए मैक्सिमम कितने मेंबर्स का होना जरूरी है। शॉर्ट डेज नोटिस भी हमने अगर दे दी तो बहुत बार ऐसे रहता है कि इमरजेंसी रहती है, ऐसे हालात में अगर आपको मीटिंग क्या करनी है, अरेंज करनी है,
तो बहुत टाइम, ये शॉर्टर पीरियड है आपके हाथ में, और शॉर्टर डेज में भी आपने वो नोटिस अगर दी तो भी आपकी मीटिंग के लिए 95% लोगों का होना, मेंबर्स का होना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? अगर मेंबर्स ही अटेंड नाही करे तो बहुत, जसं आपण म्हणतो की आपली लोकशाही आहे, लोकशाहीमध्ये जास्त लोक ज्या गोष्टीला मान्यता देतात, ऍग्री करतात, जसं आपण मतदान घेतो की नाही, जास्त ज्या लीडरला जास्त मतं मिळाली, वोटिंग झालं, तो काय होतो, इलेक्शन मध्ये जिंकतो. तसंच आहे इथे, की कुठल्याही मॅटरवर तुम्ही डिस्कशन करताय, कंपनीसाठी कुठलाही डिसिजन घेताय, तर त्यासाठी त्या मीटिंग मध्ये कमीत कमी 95% लोक असणं खूप गरजेचं आहे, मेंबर्स असणं खूप गरजेचं आहे. त्यामध्ये त्यांनी आणखी एक गोष्ट खूप महत्वाची मेन्शन केली बघा, द मीटिंग मस्ट बी हेल्ड ऑन अ डे विच इज नॉट अ पब्लिक हॉलिडे. अभी रात में नहीं लेंगे, एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग है, आप लोग बोलोगे कि रात में जाएंगे, किसी एक होटल में, 5 स्टार होटल में जाएंगे, वहां पे पार्टी भी करेंगे, मीटिंग भी हो जाएगी, चलो अच्छा रहेगा, कि दोनों भी एंजॉय भी होगा और काम भी होगा। तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर मीटिंग कब लेनी है? दिन में ही लेनी है। उसके लिए जो भी डे आप फिक्स करने वाले हो तो वो पब्लिक हॉलिडे नहीं होना चाहिए। बहुत बार लोगों को आदत रहती है, अभी एम्प्लॉय को अगर छुट्टी है ना, उस दिन ही मीटिंग रखेंगे, तो वो छुट्टी किसी काम की नहीं रहती। वो अपने पर्सनल फैमिली मैटर्स कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता या फैमिली के लिए टाइम नहीं दे सकता। तो ये भी डे आपका रॉन्ग है। एंड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, अगर आपके वर्किंग आवर्स है तो ऐसे हालात में भी मीटिंग का नहीं होना चाहिए। कंपनी का एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको भी पता है। तो इसके लिए बिजनेस आवर्स के दौरान भी मीटिंग अरेंज नहीं करनी है। Is that clear? Notice to be specified date, time and place. Okay. Meeting must be held at the registered office or the company. अभी मीटिंग कहाँ पे लेनी है, ये भी तो इश्यू है। बहुत सारे मेंबर्स से, मानो यहाँ पे कंपनी बहुत बड़ी है, मेंबर्स भी बहुत बढ़िया है, तो इसमें अगर आपको हर एक की चॉइस देखी जाए, तो अगर हर कोई अपना अपना सजेशन देने लगा तो मीटिंग होगी ही नहीं। तो इसके लिए उन्होंने एज पर लॉ प्रोविजन क्या दी है, एजीएम अगर आपको अरेंज करनी है तो इसके लिए वो कहाँ पे लेनी है, रजिस्टर ऑफिस में या कंपनी में, और एट सम प्लेस विद इन द सिटी। सम प्लेस मतलब कि वो प्लेस कौन सी भी हो सकती है, सिटी के अंदर, टाउन के अंदर, विलेज के अंदर, और रजिस्टर ऑफिस के नजदीक वो प्लेस होना जरूरी है। नहीं तो हम लोग बोलेंगे चलो आगरा चलते, चलो गोवा चलते, क्रिसमस वैकेशन है तो वहां पे लेंगे, नहीं। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, उसके नजदीक जो भी सिटी है, टाउन है, विलेज है, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। प्लेस का हुआ। नेक्स्ट थिंग ये है, द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट सच ए मीटिंग में कॉम्प्राइज consideration of accounts, balance sheet and the reports of the board of directors and auditors। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मीटिंग तो लेनी है, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कौन कौन से इश्यूज पे हम डिस्कस करेंगे, तो कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के बारे में कुछ डिस्कशन होगा। कंपनी मेंबर्स है ना इसके अंदर, बैलेंस शीट किस तरह का, बैलेंसिंग नहीं हो रहा है तो उसे बैलेंस शीट कैसे कह सकते हैं। कोई भी चीज अगर बैलेंस नहीं है तो वो भी एक इशू रहता है बहुत बढ़िया। तो उसके एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे उस पर डिस्कस कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के बारे में हमें डिक्लेरेशन, मतलब कि जो भी आपका प्रॉफिट है तो उसका कितना पार्ट किसको जाएगा, जो भी कंपनी मेंबर से हम लोग प्रोविजन करते हैं ना, जो भी प्रॉफिट है कंपनी का हम डिवाइड करके देंगे, तो उसके वो भी एक इश्यू है जिसपे हमें एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान बातचीत कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। बहुत बार ऐसे होता है ना, कोई डायरेक्टर है जो जिन्होंने क्या किया, रिटायरमेंट ली या कभी डेथ हो गई या किसी भी चीज के कारण आपको अगर नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, तो भी उस इश्यू पे हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रिम्यूनरेशन। अभी ऑडिटर्स, उनका भी अपॉइंटमेंट यहाँ पे होता है। रिम्यूनरेशन उनका कितना होगा, आपको पता है ना, रिम्यूनरेशन दिलं जातं बऱ्याचदा आपण सॅलरी देत नाही बघा, जे काही ऑडिटर्स असतात त्यांना मानधन दिलं जातं,
तर रिमनरेशन म्हणजे काय, मानधन. एनी अदर बिजनेस, मतलब बिजनेस रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज है वहाँ उस पे क्या किया जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा और एक डिसीजन लिया जाएगा. ओके, वेयर द मीटिंग इज नॉट हेल्ड इन अकॉर्डिंग्स टू द लॉ. लॉ ने तो प्रोविजन की है, अगर आपकी कंपनी है, कंपनी के मेंबर्स है, अगर कंपनी चला रहे हो तो आपको क्या करना है, एज पर लॉ. हमने रजिस्टर की हुई कंपनी है ना, तो रजिस्ट्रेशन के बाद ऑब्वियसली आपके ऊपर क्या होता है कि कुछ रेगुलेशंस आते हैं, रूल्स आते हैं, वो रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है. द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज अ डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड इंडियन रुपीस INR 1 lakh, and in case of continuing default with the further fine which may extend to Indian rupees 5,000 per day during the continuance of default. अगर आप ये मीटिंग नहीं ले रहे हो तो इसके लिए आपको क्या प्रोविजन किए है एज पर लॉ, आपको कैसे पनिश किया जाएगा. कंपनी ने क्या कर दिया कि ये रूल तोड़ दिया, उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग ली नहीं, मेंबर्स को तो पता ही नहीं कि कंपनी में क्या चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडियन रुपीस के दौरान 1 लाख रुपीस आपको क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा. अगर फाइन आपको 1 ईयर के अंदर नहीं ली तो हुआ, अगर वो डिफॉल्ट मतलब कि वही गलती आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअसली करते जा रहे हो, तो 1 लाख रुपीस के अलावा पर डे आपको 5,000 रुपीस भी क्या किए जाएंगे, फाइन भरना पड़ेगा. तो मतलब बहुत बड़ा फाइन है, तो ये गलती मेरे हिसाब से तो कोई कंपनी नहीं करेगी. ओके ना. नेक्स्ट थिंग इज दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल जनरल मीटिंग. अभी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आपको पता ही चला होगा कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम बहुत बार किसी पर्सन के लिए भी यूज करते हैं ना, कि बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है, बहुत एक्स्ट्रा है. तो वैसे यहाँ पे द बोर्ड में कॉल फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑन द रिक्विजिशन. मतलब कि यहाँ पे कुछ डिमांड की वजह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल जनरल मीटिंग्स बुलाए जाते हैं. बोर्ड जो है आपका, बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो है वो ये मीटिंग्स लेते हैं. बहुत बार रहता है ना, किसी एक चीज पे अगर हमें कुछ इमरजेंसी डिसीजन लेना है तो हम डिमांड करते हैं कि एक मीटिंग तो होना जरूरी है. दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स. इन केस ऑफ कंपनी, सी दिस हियर, in case of company having share capital on the requisition of at least 1/10 of the members having shares in the share capital and entitled to vote. अभी किसी को शेयर्स चाहिए, उसकी डिमांड है 1/10 of the members having shares in the share capital. मतलब कि यहाँ पे शेयर कैपिटल के अंदर कितने मेंबर्स हैं, 1/10%. तो ऐसे हालात में हम क्या करते हैं कि हमें भी उसमें शेयर्स चाहिए, किसी और मेंबर्स ने भी वहां पे डिमांड डाल दी. रिक्विजिशन का मीनिंग क्या है, आपकी डिमांड है, तो कितने लोग, मतलब कि 1/10% मेंबर्स वहां पे अगर वोटिंग कर रहे हैं आपके साइड में, तो शायद ये पॉसिबल है कि कंपनी के लिए वो शेयर्स मिलना. ओके ना. ऐसा तो नहीं है हम लोग गए, हमें शेयर्स चाहिए और कंपनी ने आपको शेयर्स दे दिए या आपको शेयर्स इन्वेस्ट करने, तो भी आपको वहां पे जो मेंबर्स है कंपनी के 1/10 मेंबर्स, उनका वोटिंग मिलना बहुत जरूरी है. ओके. नेक्स्ट थिंग इज इन केस ऑफ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल ऑन द रिक्विजिशन ऑफ एट लीस्ट 1/10 ऑफ द मेंबर्स. इसके अपोजिट में by the requisitionist themselves, where the directors fail to call the meeting under the previous subsection, the meeting must be held within 3 months from the date of the deposit of the requisition. जब भी, मतलब कि यहाँ पे जो भी आपका डिपॉजिट है, डिपॉजिट के लिए अगर डिमांड आ रही है, तो कभी भी हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन आते हैं. अगर एप्लीकेशन है, जॉब के लिए एप्लीकेशन है, तो मिनिमम मैक्सिमम कितने दिन के अंदर आपको उससे क्या करना है, रिप्लाई देना है. तो वैसे यहाँ पे अगर डिपॉजिट रिक्विजिशन मतलब कि डिपॉजिट के लिए कोई क्या करता है, डिमांड करता है, तो विद इन 3 months आपको क्या करना है, ये मीटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल जनरल मीटिंग लेनी है. ओके. टाइम पीरियड दिया हुआ है फिक्स है वहां पे. बाय द ट्राइब्यूनल
When it is impracticable to call for an extraordinary meeting, here the tribunal may give directions in respect of the place, date and the manner in which the meeting to held and conducted. मतलब कि ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग है, ज्याला आपण म्हणतो स्पेशल कोर्ट, एखाद्या स्पेशल केस साठी स्पेशल असं एक डेट असते आणि तो खटला आपण काय करतो, चालू ठेवतो, म्हणजे त्याच्यावर सुनावणी रोजच्या रोज सुरू असते. तसे इथे तुम्हाला कुठले असे मॅटर्स आहेत की त्यावर तुम्हाला चर्चा करायची, तर असा जो खटला आहे किंवा असा जो काही मॅटर आहे तो कोर्टामध्ये चालवला जातो, तसं आहे इथे ट्रिब्युनलचं म्हणणं. मग त्यासाठी त्यांनी काय सांगितलंय की प्लेस फिक्स असली पाहिजे, डेट फिक्स असली पाहिजे आणि त्या पद्धतीने ही मीटिंग घेतली गेली पाहिजे. आता मुळात मी तुम्हाला एक्स्ट्राऑर्डिनरीचं हे सांगते इन शॉर्ट, इट इज युटिलाइज्ड टू डील विथ अर्जंट मॅटर्स दैट कम अप बिटवीन एनुअल शेयर होल्डर्स मीटिंग्स. अभी अर्जेंट मैटर्स कौन से रहते, हमने एजीएम को देखा ना, एजीएम स्टडी की, एजीएम के अंदर अगर कोई मैटर्स है, मतलब कि जिसपे हम सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी डिसीजन मिला है, तो ऐसे स्पेशल केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स लेंगे. यहाँ तक समझा. नेक्स्ट थिंग इज दैट क्लास मीटिंग्स. अभी क्लास मीटिंग्स के दौरान क्या होता है, क्लास मीटिंग्स आर द मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड द क्रेडिटर्स. ये दो लोग हैं जो क्या करते हैं, इनका क्लास है. क्लास मतलब क्या है, क्लास का मीनिंग आपको पता है, अगर आप FYBMS की क्लास में पढ़ते हो तो सेम सिमिलर एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और सेम सिमिलर कंडीशन में जो लोग रहते हैं, एक साथ ग्रुप रहता है, दैट इज कॉल्ड क्लास. तो क्लास मीटिंग्स के दौरान हम दो क्लास देख रहे हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर से और क्रेडिटर से. तो इनके अलग अलग से मीटिंग्स होगी, क्योंकि इनके लिए अलग अलग रूल्स रहेंगे, इनके लिए अलग अलग एज पर लॉ प्रोविजन की जाएगी, so that class meetings are held to pass resolutions. क्लास मीटिंग्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिझोल्युशन्स विच विल बाइंड ओनली द मेंबर्स ऑफ पर्टिक्युलर क्लास कंसर्न. एखादा ठराव पास केला जातो. अभी आपका कोई भी रिजोल्यूशन हो सकता है, कंपनी के रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है. तो उसमें कोई भी ऐसा रिजोल्यूशन है वो पास किया जाता है. आपण म्हणतो ना एखादं बिल पास झालं, संसदेत आपण एखादा ठराव पास करून घेतला, मंजूर करून घेतला, मुलींना फ्री शिक्षण दिलं पाहिजे, एक एक्झाम्पल म्हणून सांगते, मग त्याच्यावर सगळ्या सदस्यांची, मेंबर्सची जेव्हा मान्यता मिळते, तेव्हा तो ठराव काय केला जातो, पास केला जातो आणि त्या पद्धतीने तो पुढे फॉरवर्ड केला जातो. सेम क्लास मीटिंग्स मध्ये सुद्धा अशा पद्धतीचे काही रिझोल्युशन्स काय केले जातात, पास केले जातात. According to Regulation 3(1), if the rights attached to any class of shares are to be varied, it can be done with the consent of the holders, 3/4 of the issued shares of that class in a separate meeting of that class of holders. मतलब कि रेगुलेशन क्या है, under Act 3(1), if the rights attached to any class of shares are to be varied, मतलब कि आपके जो राइट्स है उसमें अगर वेरिएशंस आते हैं, एक ही क्लास के अंदर आपने क्या किया, 10% लोगों को कुछ अलग राइट्स प्रोवाइड किए, 10% लोगों को कुछ अलग दिए, तो ये जो इशू है इसके लिए क्या किया जाएगा, और एक सेपरेट क्लास किया जाएगा और उसके अंदर वापस मीटिंग्स किए जाएंगे. जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें डिबेट कंपटीशन लेना है या कोई भी कंपटीशन लेना है, हम क्लास के अंदर दो अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं और अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग क्या करेंगे, हम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगे. ओके ना. तो वैसे ही यहाँ पे क्लास मीटिंग्स लिए जाएंगे. नेक्स्ट थिंग इज दैट मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स. अभी डायरेक्टर्स की मीटिंग्स कैसे ली जाती है, आपने डायग्राम देखिए ना, अगर आप थियरी पेपर लिखते तो आपको डायग्राम निकालना जरूरी था, इम्पोर्टेंट था. अभी आप एमसीक्यू सॉल्व करने वाले, तो इसके लिए आप लोग क्या करो, ये पॉइंट्स ध्यान में रखो कि डायरेक्टर्स की मीटिंग्स है तो उसके अंदर कितने टाइप्स के मीटिंग्स आते हैं. फर्स्ट टाइप है बोर्ड मीटिंग्स, अंडर सेक्शन एस 173-195 डील विथ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड. अभी बोर्ड मीटिंग्स कैसे लिए जाते हैं, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड टू बी हेल्ड विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. मतलब कि 30 दिन के अंदर ये बोर्ड मीटिंग का होना बहुत जरूरी है. अगर आपकी कोई भी इनकॉर्पोरेशन है, मतलब संघटना है ज्याला आपण म्हणतो,
तर त्यासाठी जी मीटिंग घेतली जाईल, मग त्यामध्ये सांगितलं इन अ इयर मिनिमम 4 मीटिंग्स टू बी हेल्ड and the gap between two consecutive meetings not to exceed 120 days gap. मतलब कि यहाँ पे 4 मीटिंग्स होने वाले हैं, 30 डेज के पहले हमें एक मीटिंग देनी है, उसके बाद उन्होंने बताया कि पूरे साल के अंदर 4 मीटिंग्स हो जाएंगे। तो कितना हुआ गैप आपका, कि जो भी गैप है उसके अंदर 4 मीटिंग्स के अंदर 120 डेज का गैप, मतलब उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, एक्सीड 120 डेज गैप। ओके, in case of one person company with more than one director or small company or dormant company, one meeting to be conducted in each half of a calendar year. अभी 1 पर्सन कंपनी को हमने स्टडी किया है, बराबर है ना। तो 1 पर्सन कंपनी है, 1 डायरेक्टर है उसमें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्मॉल कंपनी के हिसाब से कि जो भी एक हाफ ईयर, हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर मतलब क्या है कि 6 मंथ के दौरान एक मीटिंग, तो ये बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है। वन डायरेक्टर प्रोविजन ऑफ होल्डिंग बोर्ड मीटिंग डज नॉट अप्लाई, मतलब कि एक ही डायरेक्टर होना यहाँ पे क्या नहीं है, इफ दैट मीटिंग डज नॉट अप्लाई, मतलब कि इस हालात में हम मीटिंग नहीं होल्ड कर सकते या नहीं ले सकते। मिनिमम 7 डेज नोटिस टू बी गिवन प्रायर टू द मीटिंग। यहाँ पे कितने डेज बताए देखो, हम लोग कभी कभी ना कल शादी और आज रात को जाके क्या करते हैं, इनविटेशन दे देते। सामने वाला पर्सन कितना आपका क्लोज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत ही क्लोज है और उसको अगर बिफोर 1 नाइट आपने इनविटेशन दिया तो शायद वो आपके लिए कुछ प्रोविजन नहीं कर सकता, अगर मुझे गिफ्ट देना है या कुछ करना है। वैसे यहाँ पे अगर बोर्ड मीटिंग्स है तो बिफोर 7 डेज, क्योंकि जो भी मेंबर्स है आपके कंपनी के मेंबर्स, उनको अगर 7 डे पता है तो उनका जो भी शेड्यूल है उसमें से वो क्या कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। तो 7 डेज नोटिस का होना बहुत जरूरी है। शॉर्टर नोटिस में भी given provided at least one independent director is present at the meeting or if absent ratifies the same. अगर डायरेक्टर ही नहीं है तो मीटिंग कौन लेगा, बोर्ड मीटिंग से तो ऑब्वियसली यहाँ पे बोर्ड डायरेक्टर्स का होना जरूरी है, 1 डायरेक्टर तो होना जरूरी है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको वापस क्या करना पड़ेगा, वापस वो मीटिंग लगानी पड़ेगी। ओके, यहाँ तक समझा है बोर्ड मीटिंग्स का। हम लोग ओनली ओवरव्यू देखते जा रहे हैं। देखो इसमें बहुत ज्यादा कुछ दिया है, आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं। जब भी आपको नोट्स लिखने के लिए दूंगी तो आपको क्या करना है कि मिनिमम उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो निकालनी है, राइट अप करना है। कमिटी मीटिंग्स क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट कमिटीज टुगेदर विथ इट्स चेयरमैन। अभी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, मैं अपॉइंट कमिटीज, कमिटीज की मीटिंग ली जाएगी। हम लोग कमेटी बनाते हैं ना जब भी इवेंट वगैरह लेते हैं। आपका बैड लक है कि इस साल आपका पूरा ऑनलाइन हो रहा है तो आपको इवेंट के लिए कोई टाइम नहीं मिला है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कमेटी। अभी डेकोरेशन कमेटी है, डेकोरेशन कमेटी अगर है तो उस कमेटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लीडर भी दे देते हैं कि डेकोरेशन तो करना है। मैंने 10 पर्सन सिलेक्ट किए, मेरा एक इवेंट इमेजिन करो, तो इवेंट कौन सा भी हो सकता है, कोई कंपटीशन हो सकती है या कोई ड्राइंग का एग्जीबिशन हो सकता, सॉरी साइंस एग्जीबिशन हो सकता है। तो ऐसे हालात में मुझे वो प्रोग्राम अगर करना है तो मैंने क्या कर दिया, कमिटीज डिसाइड कर दिए। कमिटीज में अगर कोई एक लीडिंग करने वाला पर्सन नहीं है तो वो जो भी वर्क है कमेटी का तो वो कैसे करेंगे। वे डेकोरेशन कमेटी का ही एग्जांपल ले लो। हर कोई बंदा अगर बोल रहा है कि ये काम तो मैं मुझसे हो नहीं सकता, अगर डेकोरेशन के लिए हमें सीटिंग अरेंजमेंट भी करनी है तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि चेयर्स जो है वो लगाने, सीटिंग अरेंजमेंट करनी, तो कौन उठाएगा। हर किसी को लगता है कि ये मेरा काम नहीं, तो इसके लिए लीडिंग पर्सन होता है। वैसे यहाँ पे जो कमिटीज है बनाए गए, तो कमिटीज के अंदर एक चेयर पर्सन रहता है जो क्या करता है, ये सब आपको जो भी वर्क है डिवाइड करके देता है। सो ये चेयर पर्सन के साथ वो मीटिंग्स लिए जाते हैं कमिटीज के, बराबर। Committee shall meet as often as stipulated by the board or as prescribed by any other authority. यानी कि
यहाँ पे जो भी कमेटी है, मतलब कि बाय द बोर्ड और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी अदर अथॉरिटी, मतलब कोई अथोराइज पर्सन ही ये क्या कर सकता है, मीटिंग ले सकता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग टू बी साइन विद इन 30 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। किसी भी चीज का कुछ फाइनल आउटपुट होना बहुत जरूरी है, दैट मीन्स कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यानी कि आपके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स क्या करने हैं, विद इन 30 डेज आपको देने। मैंने मीटिंग तो लिया, आउटपुट कुछ भी नहीं निकला, ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दैट मीटिंग इज नॉट वैलिड मीटिंग। ओके, ओनली आपने टाइम पास किया, मीटिंग बुलाई, आपने वड़ा पाव खाए, समोसा खाया और हो गई मीटिंग। तो फाइनल आउटपुट क्या था, कंक्लूजन क्या था, वो भी तो आना चाहिए। कौन से इशू पे मैंने डिस्कस किया, दैट issues will be declared in the minutes of the meeting. Okay, so next thing is that creditors meeting, meetings of the debenture holders। अभी डिवेंचर होल्डर्स कौन है? डिवेंचर होल्डर्स के लिए हम देख सकते हैं, अभी क्रेडिटर्स के बारे में जानकारी ले रहे तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको क्या करना है कि डिवेंचर होल्डर्स के बारे में जानकारी लेनी है। ओके, द कंपनी इशूइंग डिवेंचर्स may provide for the holding of meetings of the debenture holders. At such meetings, generally, in matters pertaining to the variation in terms of security or to alteration of their rights are discussed. All matters connected with the holding, conduct, and proceedings of the meetings of the debenture holders are normally specified in the debenture trust, and indeed the decisions at the meeting made by the prescribed majority are valid and lawful binding upon the minority. अभी डिवेंचर होल्डर्स की जो भी मीटिंग ली जाएगी तो उसके अंदर कौन से इश्यूज रहेंगे डिवेंचर्स के बारे में, यानी कि फॉर एग्जांपल बैंक लोन्स का हम ले सकते हैं कि जो भी लोन सैंक्शन किए जाते हैं या कुछ कोई भी इशू है लोन रिलेटेड, तो हम ऐसे हालात में इस मीटिंग के दौरान क्या कर सकते हैं, उसमें प्रोसीडिंग्स लिए जाते हैं, होल्ड की जाती है ये मीटिंग। उसके अंदर क्या किया जाता है, प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स आर नॉर्मली स्पेसिफाइड इन द डिवेंचर ट्रस्ट डीड। यानी कि जो डिवेंचर्स है उनका जो भी प्रॉब्लेम है, जो भी कुछ है, तो प्रोसिडिंग लिया जाता है। प्रोसिडिंग म्हणजे काय, तुम्ही अगदी कोर्ट बघितलंय का कधीतरी, फिल्म मध्ये तरी बघितलंय का? प्रोसिडिंग्स मध्ये तुम्हाला काही क्वेश्चन आन्सर्स विचारले जातात, त्याचे आन्सर्स जे काही येतात ते जर ऍज पर प्रिस्क्राइब मॅनर तुमच्या ऍज पर लॉ त्यामध्ये जर बसत असतील तर तुम्हाला त्यासाठी मान्यता दिली जाते। तुमचा कुठलाही प्रॉब्लेम आहे, इश्यू आहे, तर त्यावरचे सोल्युशन्स तुम्हाला दिले जातात। ओके, आता मीटिंग्स ऑफ क्रेडिटर्स यामध्ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आहे बघा, तुम्हाला यामध्ये मी समटाइम्स कंपनी आयदर ॲज अ रनिंग कन्सर्न और इन इव्हेंट ऑफ वाइंडिंग अप हैज टू मेक अ सर्टन अरेंजमेंट विथ इट्स क्रेडिटर्स। Meetings of creditors may be called for this purpose. For example, company may enter into arrangements with the creditors with the sanction of court of reconstruction और एनी अरेंजमेंट विद इट्स क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स के बारे में अगर जानना है तो हम लोग एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट अ मीटिंग set up by the company to formulate a scheme for arrangement with its creditors। अभी यहाँ पे क्या किया जाता है, कोण सी चीज फॉर्म्युलेट की जाती है, आपण त्याला तयार करणे म्हणतो। मग यामध्ये काय केलं जातं की काही स्कीम्स तयार केल्या जातात क्रेडिटर्स साठी। आपण म्हणतो मी क्रेडिट कार्ड वापरतो किंवा हे करतो, क्रेडिटर्सचं मीनिंग तुम्हाला चांगलं माहितीये। मग त्यामध्ये आपल्याला क्रेडिटर्स साठी काही स्कीम्स द्याव्या लागतात, मग त्याच्यासाठी एक प्लॅन तयार करावा लागतो आणि तो प्लॅन सँक्शन करून घ्यावा लागतो। मग ते ऑल मेंबर्सला माहिती आहे का कुठला प्लॅन, कुठली स्कीम तुमची कंपनी देणार आहे क्रेडिटर्स साठी, ज्याच्यामुळे क्रेडिटर्स सॅटिस्फाय राहतील किंवा ते रेग्युलर तुमच्या सोबत काम करण्यासाठी इंटरेस्टेड राहतील। तर ह्यासाठी तुम्हाला काही प्लॅन स्कीम्स तयार कराव्या लागतील आणि तो प्लॅन जो आहे तो मंजूर करून घ्यावा लागेल अशा मीटिंगच्या थ्रू। ओके, नेक्स्ट आहे तुमचं लीगल रूल्स फॉर अ व्हॅलिड मीटिंग। आता कुठलीही व्हॅलिड मीटिंग, मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की मला जर एखादी मीटिंग घ्यायची आहे तर ती मीटिंग व्हॅलिड आहे की नाही, किंवा ती व्हॅलिड मीटिंग आहे हे मला प्रूव्ह करण्यासाठी काही लीगल रूल्स लिहिलेले आहेत। मग फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम देख सकते हैं प्रॉपर अथॉरिटी। अभी मीटिंग कौन बुलाता है इसके ऊपर डिपेंड है वो वैलिड है कि नहीं।
कोई भी अगर थर्ड पार्टी आपको जो जानते भी नहीं है, आपका उनका कोई रिलेशन नहीं, वो अगर आपको नोटिस दे रहे तो ऑब्वियसली वो मीटिंग वैलिड नहीं है। कंपनी के आप मेंबर हो तो ऑब्वियसली वहां पे कंपनी का कोई अथोराइज पर्सन होगा, प्रॉपर अथॉरिटी जिसके हाथ में है, क्लास मीटिंग लेनी है, क्रेडिटर्स मीटिंग लेनी है, उसकी राइट्स एज पर लॉ किसके हाथ में, कौन पर्सन है अथोराइज पर्सन जो ये मीटिंग बुला सकते। तो इसके लिए प्रॉपर अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? तो यहाँ पे बताया कि द प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल अ जनरल मीटिंग इज द बोर्ड ऑफ directors. Board of directors जो है that persons are the authorized persons. Okay? Proper notice का जैसे मैंने बताया कि आपको प्रॉपर नोटिस है तो आप ऑब्वियसली वो अटेंड करेंगे। आपको नोटिस ही नहीं मिल रही है विदाउट नोटिस, मतलब कितने दिन के अंदर वो नोटिस मिलनी चाहिए? बिफोर 21 days प्रायर डेट टू द मीटिंग। बिफोर मीटिंग आपको 21 डेज पहले पता होना जरूरी कि इस डेट को आपको मीटिंग अटेंड करनी है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस एंड द डेट ऑफ मीटिंग शैल बी एक्सक्लूडेड। ओके। कंटेंट्स ऑफ नोटिस, अभी नोटिस के अंदर कौन सी चीज होनी चाहिए? प्लेस, डे एंड हावर ऑफ द मीटिंग। अगर मुझे पता ही नहीं 11 बजे से मीटिंग अगर 4 बजे तक चलने वाली है तो मैं खाना खा के नहीं आऊंगी। मुझे लगता है कि 2 घंटे की मीटिंग रहती है या 1 घंटे के अंदर भी कभी कभी मीटिंग हो जाती है। तो ऐसे हालात में वो मेंबर्स उनके जो अदर अपॉइंटमेंट्स थे वो मिस हो सकते हैं, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आपको पता है कंपनी में अगर आप किसी बिजनेस मैन अगर है, कंपनी में किसी मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, वो मीटिंग आप अगर आप अटेंड कर रहे हो तो आपको कितने हवर्स की मीटिंग अटेंड करने हैं इसका भी नॉलेज उस नोटिस के दौरान देना बहुत जरूरी है। प्लेस और डे तो पता ही होना चाहिए। द नेचर ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट द मीटिंग। ओके, मतलब कि किस इश्यू पे वहां पे डिस्कशन होगा। आप लोगों को जानकारी है, बहुत लोग अभी जो बिल्डिंग्स में रहते हैं ना, अपार्टमेंट में भी सोसाइटी की मीटिंग लगती है। तो सोसाइटी की कौन से इश्यूज है, वो इश्यूज की क्या किए जाते हैं उस नोटिस के दौरान डिस्प्ले किए जाते हैं नोटिस पे। तो हमें थोड़ा सा अंदाजा रहता है कि आज के मीटिंग में क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है ना? तो बिजनेस रिलेटेड जो भी ट्रांसैक्शन रिलेटेड है, नेचर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कि कौन से इश्यू पे उस मीटिंग में डिस्कशन होगा, ये भी नोटिस में दिया जाएगा। ओके। कोरम का मीनिंग यहाँ पे आपको दिया है। ये जो कोरम पॉइंट है ना, यहाँ पे पता है कोरम दैट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मीटिंग एज वैलिड इज स्टेटेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्यों बनाया गया? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो इस एओए के अंदर बनाए गए। सो द कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बीइंग अ प्रेजेंट पर्सनली इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होना जरूरी है, दैट इज द प्रोविजन इन द लॉ। दैट मीन्स इट इज द लीगल रूल्स फॉर वैलिड मीटिंग। अगर आपके मेंबर्स ही नहीं है उतने या एक्सेसिव मेंबर्स आपने अपॉइंट किए, तो जैसे हम लोग देखते हैं ना कि एग्जाम्स भी होते हैं, तो एग्जाम्स के अंदर भी FYBMS की कितनी मैक्सिमम मिनिमम कितनी स्ट्रेंथ है उस रिलेटेड ही हम क्या करते हैं, उतने पेपर्स निकालते हैं। हर एक चीज के लिए एक लिमिटेशन आता है। हम लोग बोलते हैं ना 60 पे क्लोज होगा, 70 पे क्लोज हो। ये क्या किया गया है कि एज पर लॉ आपके लिए प्रोविजंस दिए जाते हैं। वैसे मीटिंग के अंदर कितने पर्सन्स का होना जरूरी है, ये भी इस कोरम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये वैलिड मीटिंग है या नहीं है। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, चेयरमैन इज द नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ द मीटिंग। कोई तो लीड करने वाला पर्सन सामने होना चाहिए ना। चेयरपर्सन जो रहता है दैट इज कॉल्ड चेयरमैन। ही इज द पर्सन टू पुट रिजोल्यूशन टू द मीटिंग। मतलब कि आज के मीटिंग में कौन सा रिजोल्यूशन, कोणता ठराव असणार, मांडला जाईल, हे राईट्स त्या चेअरपर्सन कडे, चेअरमन कडे असेल। काउंट द वोट्स, किती लोक त्या ठराव मंजूर करण्यासाठी, किती लोकांचे अग्रीमेंट आहे, किती लोकांनी वोटिंग केलेलं आहे। डिक्लेअर द रिझल्ट अँड ऑथेंटिकेट द मिनिट्स बाय सायनिंग। मतलब ऑथेंटिकेशन मिळालंय का, रिझल्ट काय आहे, त्या इश्यूवर कुठल्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूज कशा आहेत मेंबर्सचे। अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन इज रेगुलेटेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। एओए के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं कि चेयरपर्सन चूज कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो रूल्स है ना
उस रूल्स के दौरान हम क्या कर सकते कि किसी एक पर्सन को चेयरपर्सन बना सकते, बट इफ द आर्टिकल्स आर साइलेंट देन द मेंबर शैल इलेक्ट अ चेअरमन फॉर द मीटिंग. म्हणजे सायलेंट असणं म्हणजे काय की तुम्ही रूल्सच फॉलो करत नाही, तर मग चेअरपर्सन काय असू शकतो, तुम्हाला मेंबर्स मधूनच काय करावं लागेल, सिलेक्ट करावं लागेल. हा पॉइंट नाही आहे तुम्हाला. प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, हा नेक्स्ट पॉइंट है तुमचा. ये सबसे लास्ट पॉइंट है थर्ड यूनिट का. आज हमारा थर्ड यूनिट पूरा होने वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. तो किस तरह से हम लोगों ने आज तक बहुत प्रोविजंस देखे कि मीटिंग्स कौन सी लेनी है, किस तरह से लेनी है, कितने दिन के अंदर लेनी है. अभी जो भी ट्रांसमिशन या ट्रांसफर है शेयर्स का, वो किस तरह से किया जाता है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैन टेक प्लेस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996. तो दो टाइप के एक्ट्स आपको यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. आप लोग देख सकते हैं कि डिपॉजिटरी एक्ट जो है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो आप लोग देख सकते हैं. इन दिस द शेयर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. और जो फर्स्ट एक्ट दिया है ना आपको, ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कंपनी and shares can be transferred in accordance with the articles of association of company together with the provision of companies. कंपनी की जो भी प्रोविजन है, एओए के अंदर आपने जो प्रोविजन किए उस तरह से भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स. उन्होंने यहाँ पे बताया however in case of private company there are restrictions on its members with regard to the transmission of shares. यानी कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है मेंबर्स के ऊपर कि शेयर्स कैसे ट्रांसफर करने. ओके ना. नेक्स्ट थिंग जो है डिपॉजिटरी एक्ट जो दिया है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए, तो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करते हैं, वो शेयर्स ट्रांसफर करते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने क्या प्रोविजन दिए, देखो, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हु इज एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी. जो डिपॉजिटरी का एजेंट है तो क्या कर सकते हैं, शेयर सर्टिफिकेट शैल बी सरेंडर एंड क्रेडिट शैल गिवन टू वंस अकाउंट विद द नंबर ऑफ शेयर्स. And this process is called dematerialization. Here transfer takes place with the request of debit through a depository participants. म्हणजे तुमचा जो कोणी मेंबर आहे म्हणजे त्या डिपॉझिटरीचा काय केलं जातं की त्यातून तुम्हाला डेबिट केले जातात. म्हणजे तुम्हाला किती तुमची डिमांड आहे त्यानुसार तुम्हाला काय केलं जातं, डिपॉजिटरी काय करते, काम करते. डिपॉजिटरी शॅल अरेंज टू कम्प्लीट द ट्रान्झॅक्शन अपडेटिंग वन्स अकाउंट. हियर नो फर्दर कम्युनिकेशन. आता जर इथे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्येच तुम्ही काय करणार आहात, ट्रान्सफर करणार आहात शेअर्स. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म म्हणजे काय, तुम्ही इथे टोटली जे काही हे आहे तुमची टेक्नॉलॉजी त्याचा वापर करताय, तर मग ऑब्विसली इथे तुम्हाला कम्युनिकेशनची गरजच नाही. जेवढी तुम्हाला डेबिट करायचं आहे, जेवढी रिक्वेस्ट आहे तेवढेच तुम्ही काय करणार आहात, ट्रान्सफर करणार आहात शेअर्स. ओके ना. तर प्रोसिजर काय सांगते बघा, प्रोसिजर ऑफ फॉर ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स. The relevant provisions are under Section 56 and under Section 58 of Companies Act 2013 and Rule 11 Companies Rules 2014 for transfer of shares from number SH4 as laid down under Rule 11 of Companies Rules 2014 need to be filed. The form should be submitted the company within 60 days of the execution of the instrument. म्हणजे काय की तुम्हाला जी काही सेक्शन नुसार कंपनीने काही ऍक्ट बनवलेले आहे, तर तुम्हाला तो फॉर्म सबमिट किती दिवसांमध्ये करायचा आहे, तर 60 डेज तुम्हाला दिलेले आहे. स्टॅम्प ड्युटी फॉर ट्रान्सफर ऑफ शेअर ऍट द रेट ऑफ 25 पैसे फॉर एव्हरी इंडियन रुपीज 100 आर पार्ट ऑफ देअर ऑफ शॅल बी अफिक्स ऑन द ट्रान्सफर डीड. म्हणजे तुम्हाला जो काही आपण बॉन्ड म्हणतो, लेखी करारनामा जो घेतला जातो, तर त्यामध्ये काय असणार आहे की 25 पैसे. आता 25 पैसे चालत नाहीत, तो भाग सोडा. इथे काय दिलंय की 100 रुपये जर तुम्हाला ट्रान्सफर करायचे असतील तर त्यावर तुम्हाला रेट किती असेल, शेअर्स ऍट द रेट ऑफ 25 पैसे
and the deed shall furnish details of both transferor as well as transferee. जो ट्रान्सफर करणार आहे किंवा ज्याच्यासाठी करणार आहे ट्रान्सफरी, तर ह्या दोघांसाठी तो करारनामा बनवला जाईल. दोघांनाही त्याची माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. ओके. However, company refusing to register the instrument of transfer shall do within 30 days of receipt of application of transfer. आपण म्हणतो ना, मी फी भरली, मला रिसिप्ट पाहिजे, तर अशा रिसिप्ट देण्यासाठी सुद्धा काही टाइम पिरियड फिक्स केलेला आहे. यामध्ये 30 डेज दिले. Aggrieved transferee has the right to appeal to the tribunal within 30 days of receipt of the notice in case of private company and within 60 days in case of public company. जसं आपण कंपनीचे दोन टाइप्स बघितले की नाही, प्रायव्हेट कंपनी आहे त्यांच्यासाठी वेगळे रूल्स रेग्युलेशन्स आहेत ट्रान्सफरिंग ऑफ शेअर्स साठी, त्यांच्यासाठी जी प्रोव्हिजन आहे प्रायव्हेट कंपनीसाठी विदिन 60 डेज दिलेले आहेत की तुम्हाला ती नोटीस रिसिप्टची नोटीस मिळेल, आणि पब्लिक कंपनीमध्ये तुम्हाला 60 डेज दिलेले आहेत. ओके. So also where the company does not transfer or communicate decision within stipulated time. मतलब कि टाइम पीरियड होने से पहले दोनों ट्रांसफरर और ट्रांसफरी जो है उन दोनों के बीच कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा. The aggrieved transferee can appeal to the tribunal within 60 days in case of private company and 90 days in case of public company. मतलब कि अगर आपको रिसिप्ट नहीं मिलती है, प्राइवेट कंपनी में 60 डेज का टाइम पीरियड दिया है, पब्लिक कंपनी में प्राइवेट कंपनी में 90 डेज दिए, पब्लिक कंपनी में 90 डेज है, प्राइवेट कंपनी में 60 डेज है. तो यहाँ पे उस दिन के दौरान अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं. ओके. हे सगळं शिकतोय ना बघा, ह्यामध्ये तुम्हाला कधी तुम्ही एखाद्यावर ऍक्शन घेऊ शकता ते तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. तुमची कंपनी तर काही नियम तुम्हाला माहिती असले पाहिजेत. त्यासाठीच आपण प्रॉस्पेक्टस पाहिलं कंपनीचं कसं असेल, एओए मध्ये काय प्रोव्हिजन्स आहेत, एमओए मध्ये काय आहे. थर्ड युनिट पूर्णपणे तुम्हाला कंपनीचं जे बेसिक स्ट्रक्चर आहे ते कसं बनवायचं किंवा ते कसं रुटीन मध्ये तुम्ही शेड्यूल लावणार आहात आणि त्यासाठी कायद्याने कुठल्या प्रोव्हिजन्स घालून दिल्यात त्या ह्यामध्ये सांगितलेल्या आहे. आता बघा लास्ट थिंग सांगितली, वेअर एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कम्प्लाइंग विथ द प्रोव्हिजन रिलेटेड टू ट्रान्सफर ऑफ शेअर्स, the company shall be punishable with a fine which shall not be less than Indian rupees 25,000. तुम्ही शेअर्स ट्रान्सफर करण्यामध्ये जर काही गडबड करताय, तुम्ही काय करताय की प्रॉपर वेने तुम्ही ते ट्रान्सफर करत नाही आहात, तर तुम्हाला पनिश केलं जाईल, तुमच्यावर फाईन लावला जाईल. तो फाईन किती असेल, 25,000, बट विच मे एक्सटेंड टू इंडियन रुपीज 50,000 and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine shall not be less than Indian rupees 10,000. म्हणजे पर्टिक्युलर एका पर्सन जो अथॉरिटी आहे त्यामध्ये, जे ऑफिसर्स आहेत ज्यांच्या चुकीमुळे तुम्ही काय केलेलं नाहीये, ट्रान्सफर झालेले नाहीये तुमचे शेअर्स, त्यामध्ये काही गडबड झालेली आहे, तर त्या ऑफिसरला सुद्धा 10,000 रुपीज फाईन भरावा लागेल. आणि मॅक्झिमम तुमच्या कंपनीला 25 अप टू 50,000 पर्यंत फाईन लागू शकतो. ओके. आणि जो कोणी हे आहे ऑफिसर आहे, 10,000 अप टू त्यांनी इंडियन रुपीज 1 लाख पर्यंत फाईन त्यांना पे करावा लागेल. म्हणजे खूप मोठी प्रोव्हिजन आहे, ह्यामुळे तुम्ही गडबड करू शकत नाही. ओके. ट्रान्समिशन ऑफ शेअर्स मध्ये काय दिले बघा, ऑन द डेथ ऑफ शेअर होल्डर. आता ट्रान्समिशन हा जो प्रकार आहे, म्हणजे तुम्ही कोणाला तरी पुढे फॉरवर्ड करता शेअर्स, तर ते केव्हा केले जातात, कुठल्या थिंग्स आहेत, सर्कमस्टन्सेस काय आहेत, 3 सर्कमस्टन्सेस कंडिशन्स त्यांनी दिलेल्या आहेत. ऑन द डेथ ऑफ शेअर होल्डर, शेअर होल्डरची डेथ झाली असेल तर, इनसॉल्व्हन्सी ऑफ द शेअर होल्डर, शेअर होल्डर काय झालाय, तुमचा दिवाळखोर झालेला आहे, म्हणजेच काय, त्याच्याकडे काहीही शिल्लक राहिलेलं नाही, पैसे हा प्रकार त्याच्याकडे नाही, बॅलन्स मध्ये नाही. इफ द कंपनी विच इज शेयर होल्डर गोज इन टू लिक्विडेशन, मतलब क्या है यहाँ पे कि कंपनी ने उनका बिजनेस बंद कर दिया. लिक्विडेशन मतलब क्या है कि जो कंपनी अगर शेयर क्या करती है, कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, तो उसकी कैपेसिटी नहीं रही क्योंकि उसने वो बिजनेस बंद कर दिया है. तो ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. ओके. प्रोसीजर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. अभी ये जो प्रोसीजर है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की, वो एज पर
आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी जनरली प्रोवाइड फॉर फॉर्मेलिटीज, यानी कि एओए यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। वहां पे उन्होंने बताया रेगुलेशन 23 to 27 ऑफ टेबल एफ ऑफ शेड्यूल, मतलब यहाँ पे उन्होंने एक्ट की प्रोविजन दी है। एक्ट अलॉन्ग विथ अंडर सेक्शन 56 एंड अंडर सेक्शन 58। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर एमसीक्यू में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि प्रोसीजर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के अंदर कौन सा एक्ट यूज किया जाता है, तो अंडर सेक्शन 56 and under section 58 with apply. Okay, the procedure and penalty is similar to that of transfer as stated above, except that the stamp duty is exempted. यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में ओनली एग्जेम्पशन किसके लिए है, ये जो प्रोसीजर है सेम सिमिलर कैसी है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जैसी है, लेकिन यहाँ पे पेनल्टी के लिए, पेनल्टी तो सेम आपको पेड करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे ओनली एग्जेम्पशन किस चीज का है, तो स्टैम्प ड्यूटी का एग्जेम्पशन दिया है। However, in case of one person company on the death of sole member, the person nominated by such member shall be the person recognized by the company as having title to all shares of the member. मतलब कि कोई एक पर्सन है, उसकी डेथ होती है सोल मेंबर की, और उसकी नॉमिनी किसको दिया है, उस पर्सन के नाम पे क्या किया जाएगा, ट्रांसमिशन किया जाएगा शेयर्स का। हम लोग देखते हैं ना, मूवी में भी आप लोग देखते हो कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, किसी एक का डेथ हो गई, वो शेयर्स के लिए भी कभी कभी मार देते, तो ऐसे हालात में भी आप क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो शेयर्स। ओके, यहाँ पे हमारा थर्ड यूनिट पूरा हो चुका है। आपको मैं असाइनमेंट तो देने ही वाली हूँ, तो आप प्लीज रिवाइज करते रहिए, एमसीक्यू की तैयारी कीजिए, नोट्स निकालते जाइए। तो नोट्स निकालेंगे तो एमसीक्यू लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 50-50% जो नोन और अननोन इस तरह का क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो आपको स्टडी करना मस्ट है। सो यहाँ पे हम लोग आज के लिए रुकते हैं। ऑल द बेस्ट। फोर्थ यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।